इस वीडियो में 17 और 18 जुलाई दोनों दिन की न्यूज़ कवर करी जाएंगी। न्यूज़पेपर की सबसे एक गांठ बांधने वाली बात यह है कि उसको डेली खत्म करना चाहिए। कुछ बच्चे मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, मंथली मैगजीन भी पढ़ सकते हो, लेकिन डेली डेली खत्म कर लोगे तो मंथली मैगजीन ऐसा लगेगा कि बस सारी चीजें एक बार रिकॉल करनी है। एक साथ बहुत सारे बादाम खाने से ताकत नहीं आती। डेली 5 बादाम खाओ तो शायद ताकत ज्यादा है। 17 जुलाई कल का जो न्यूज़पेपर था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। जो पहली बार है उनको बता दूं, एकेडमी के 108 सिलेक्शन हुए हैं पिछले 3 साल में। इस साल भी बेहतरीन प्रदर्शन के साथ 51 सिलेक्शन हुए। पिछले साल हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट रैंक 1 भी रही और एकेडमी और भी अच्छे नए नए प्रोजेक्ट लेके आ रही है। अभी 2025 एचसीएस को टारगेट करते हुए एकेडमी की तरफ से अभिमन्यु बैच है। अभी भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ सकते हैं। लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा आपको। गर्ल्स के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। पूरे साल की फीस हम माफ कर देंगे 22 लड़कियों के लिए। एक साल के लिए दादरी में उनके रहने की व्यवस्था करी जाएगी, पर्सनल मेंटरशिप सब कुछ फ्री में दिया जाएगा। इसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगी। तो जो हेडलाइंस थी वो थी कि एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है केरला में कंसिडरेबली बहुत कम होती जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज इसका कारण है और वो माइग्रेशन कर रहे हैं। कुछ की अननेचुरल डेथ भी हो जा रही है, उसको रोकना पड़ेगा। दो नए जज अपॉइंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो फुल भर गई है। ओके। इंडिया करीबन 1,000 करोड़ से ज्यादा पैसे बैटरी टेक्नोलॉजी में खर्च करने वाला है, बिकॉज सब कुछ बैटरी से चलने वाला है। लिथियम की बैटरी हमारे पास रिजर्व भी बहुत सारे हैं। तो अभी तो हम बहुत हैवी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अपना बिल कम करने के लिए हमें खुद के नेचुरल काम करने ही पड़ेंगे। सिविल सर्वेंट्स की इंटीग्रिटी और सर्विसेज को लेके अभी क्वेश्चन उठ गया, बिकॉज अभी रिसेंट में एक आईएएस ऑफिसर है, आई थिंक पूजा नाम है। तो उनके सर्टिफिकेट जो थे फिजिकली डिसेबल्ड और ओबीसी का, तो उसमें कुछ मिसमैच हुआ है। तो एक कमेटी बनाई गई है उसको जांचने के लिए। अभी कुछ कहना मुश्किल है। सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन हैव नॉट एज द टेस्ट। जो सेंट्रल लेवल पे टेस्ट होते थे एनटीए के द्वारा, तो उसमें उसकी जो सैंक्टिटी है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। चाहे वो नीट यूजी का पेपर हो, नीट पीजी का हो, या नेट यूजीसी नेट का हो, तो सारे एग्जाम्स को ढंग से एनटीए नहीं कराया जा रहा है। तो दोबारा से कह रहे हैं कि भाई जो पहले जो होता था स्टेट लेवल पे, अपने अपने स्टेट में एग्जाम कराओ और सेंटर एक फ्रेमवर्क दे देगा, उसके तहत आपको करवा लेंगे। और जो 12th के मार्क्स हुआ करते थे उनको भी कंसीडर करो। अब बच्चे स्कूल को कुछ समझते ही नहीं है, 7वीं क्लास से ही नीट जेई आईआईटी की तैयारी करने लगते। पता है कि स्कूल के जो मार्क्स आएंगे उससे कुछ होना तो है नहीं। तो स्कूल की एजुकेशन को भी लोग लाइटली ले रहे हैं। और लास्ट में देखेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर। चलो, मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी और मैं आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी समाचार। पहली हमारी जो न्यूज थी कि भाई जो एलिफेंट की पॉपुलेशन है करीबन 1920 हुआ करती थी, अब 1793 रह गई है। तो केरला में एलिफेंट्स काफी पॉपुलर भी हैं और एलिफेंट रिजर्व भी वहां पे हैं 4-5। तो उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। तो ऐसा कह रहे हैं क्लाइमेट इंड्यूस्ड है, वो माइग्रेशन हो गया, इधर उधर चले गए हैं, तो एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन हो रही है। तो इससे एक तो आप ये याद रखना कि 4 फेमस एलिफेंट रिजर्व्स हैं, परियार, नीलंबूर और वायनाड और अनेमुड़ी। तो ये आपको पता रहना चाहिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया था 1992 में। तो अभी तो प्रोजेक्ट एलिफेंट को मर्ज कर दिया गया है प्रोजेक्ट टाइगर के साथ। तो इसका मेन काम क्या था कि जो स्टेट है उनको हेल्प मिले। एलिफेंट अक्सर ग्रुप में चलते हैं, कई बार रेलवे पटरी पे आ जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। एलिफेंट कई बार गुस्से में आ जाते हैं तो मार मार देते हैं, लोगों को जान से भी मार देते हैं। एक पैर पैर के नीचे आ गए उनके लिए तो चींटी के बराबर है इंसान। तो ये प्रोजेक्ट एलिफेंट क्यों चलाया था? बिकॉज भाई कंजर्वेशन प्लानिंग करें। जो इलीगल ट्रेड होता है, इनके सींग को काट के बेचते थे, वो कम हो गया। ठीक है। और अननेचुरल डेथ है जो इनकी हो रही है, उसको हम रोका जाए, इनके हैबिटेट दोबारा से रिस्टोर करें, कॉन्फ्लिक्ट कम करें। बीच में एक ऐसा हुआ था, एक प्रेग्नेंट एलिफेंट थी, उसके पेट में पटाखा डाल दिया था, फट गया था, उसका बेबी मर भी गया था, वो भी मर गई थी। तो इस तरह के जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसको कम करने के लिए ये बनाए गए थे, भाई दूर दूर रहो। तो एशिया में बेसिकली 3 तरह के एलिफेंट हैं, इंडियन, सुमात्रा और श्रीलंका। तो जो अफ्रीकन एलिफेंट के मुकाबले जो इंडियन एलिफेंट है वो साइज में छोटे हैं। देखो इस तरह क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीएससी में आते हैं। कंपेयर टू अफ्रीकन सवाना एलिफेंट, एशियन एलिफेंट हर्ड्स आर नोटेबली स्मॉल साइज। यूपीएससी का क्वेश्चन है, कभी ना कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, इस तरह से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जैसे 2-3 साल पहले क्वेश्चन उठाए, डायरेक्टली ये 3 लाइन उठाई थी कि एलिफेंट जो हर्ड होता है उसमें सबसे जो बड़ी और ओल्ड फीमेल होती है ना, जिसको मैट्रियार्क बोलते हैं, वो लीडरशिप लेती है और वही फैसले वगैरह लेती है। ये डायरेक्टली आया था। एशियन एलिफेंट जो होते हैं इनका जेस्टेशन पीरियड करीबन 6 या 22 महीने होता है, तो उसमें कुछ कम महीने लिख रखे थे। तो इस तरह से ही ये स्टेटमेंट बनाई जाती हैं। तो
रीड बिटवीन द लाइन इसको बोलते हैं, ठीक है। चलो, एशियन एलिफेंट का एंडेंजर्ड ध्यान रखना स्टेटस शेड्यूल 1 में आता है डब्ल्यूपी एक्ट में, और अपेंडिक्स 1 में आता है साइट्स के। ये तीन चीजें क्या है, इसको नहीं पता है वो गूगल करके देखना, पहली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। ये वो क्वेश्चन था एग्जैक्टली 2020 में आया था। तो इसमें से ये कहा गया था कि भाई हाईएस्ट पॉपुलेशन केरला में है, जबकि केरला में हाईएस्ट पॉपुलेशन नहीं थी, कर्नाटका में थी। तो ये चार हटाते ही दो गए, बचा 1, 2 और 3, या तो पहला दूसरा है फिर तीसरा। अब इसने कहा कि नॉर्मल एलिफेंट जो है ना वो 40 साल तक बेबी पैदा कर सकती है, नहीं, कुछ 44 45 ईयर्स होते हैं तब तक वो पैदा कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन यही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा बारीकी से आपको उनको पढ़ना पड़ता है। चलो, अगला जो आर्टिकल है इसमें कहा गया कि भाई दो नए जस्टिस आए हैं, जस्टिस कोटेश्वर सिंह और महादेवन। अभी 34 की स्ट्रेंथ हो गई है, 33+1 एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए हैं। तो अभी ये पहले आए हैं ऐसे, जब मणिपुर से जो जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, तो ये नाम याद रख लेना, ठीक है। और ये तमिलनाडु से आए थे। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको पता ही है, क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे रिकमेंड होते हैं, वो सारा पॉलिटी में आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि कौन अपॉइंट करेगा, कौन हटाएगा, कितनी स्ट्रेंथ है, कौन रिकमेंडेशन देगा, प्रेसिडेंट साइन करेगा नहीं करेगा, इस तरह के ना, क्या रिटायर होने के बाद दोबारा से बुला सकते हैं। तो ये पॉलिटी के जनरल क्वेश्चंस हैं। चलो, एक न्यूज ये भी थी, बैटरी टेक्नोलॉजी को लेके 1000 करोड़ से ज्यादा सरकार खर्च कर रही है, क्यों कर रही है? तो इस पे आर्टिकल आया है, तो आपको पता रहना चाहिए कि देखो भाई, आने वाले टाइम में जो डीजल है, पेट्रोल है, वो बहुत कम यूज होने वाला है। जो क्या कहते हैं कि बैटरी रन है, ईवी का जो सेक्टर है, तो भाई इस तरह के ना जो R&D हम करने वाले ई मोबिलिटी पे, तो एनर्जी स्टोरेज सेल, इलेक्ट्रिक व्हीकल एग्रीगेटर्स, मटेरियल एंड रिसाइकलिंग, चार्जिंग रिफ्यूलिंग, है ना, तो बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, या तो इस तरह के लेके हमें R&D करके तैयार रहना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि कुछ फायदे हैं, देखो ईवी में सेक्टर बढ़ने, नंबर 1, हम बहुत सारा मटेरियल बाहर से मंगवाते हैं तो हमारा डिपेंडेंसी है। दूसरा, हम डॉलर में मंगवाते हैं तो हमारा करेंसी भी खत्म हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तीसरा, हमारे देश में जॉब क्रिएट नहीं हो रही, मेक इन इंडिया हमने चला रखा है। और खुद के यहाँ हम डेवलप करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे हम भी कंपिटेंट बनेंगे, हम भी उसको बेच पाएंगे, करेंसी डिपॉजिट है हमारे पास, खुद के लिथियम रिजर्व है जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। तो हमें इंडिया की डिपेंडेंसी घटानी है और इंडिया को मतलब वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना है, तो ये हमारे टारगेट हैं। चलो, एक ये आर्टिकल आया था, थोड़ा साइंटिफिक सा है, एक कुछ नया इनको मिला है अटलांटिक ओशन में, लूका। लूका क्या है? ये पुराने टाइम का कुछ सबसे लाइफ का सबसे अर्लियर जो पैटर्न है वो ये मिला है, कि पहले ऐसे मानते थे कि एक सिंगल सेल से निकला है। तो लूका कैसे कह रहे हैं कि भाई 4.2 बिलियन ईयर्स अगो इसमें लाइफ आई थी। लूका का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, कि एक ऐसी चीज जिससे सब कुछ बना है, एक स्टार्टिंग में जो लाइफ जहां से पैदा हुई थी। ऐसा नहीं मानते कि भाई पहले पानी में लाइफ आई, फिर वो बाहर लाइफ आई। सबसे पुराना कौन सा जो एंसेस्टर है जिससे सब निकले हैं, तो वो है लूका। अपने मूवी है उसमें लूका नाम का एक बॉक्सर होता है, जिसको सन्नी देओल धो देता है मूवी में, जिसने वो देखी हो कमेंट करके बताना, ठीक है। तो एक स्टार्टिंग में एक सिंगल सेल था, उससे बाद में सब बने हैं। तो हमें पुरानी ये जो हम फाइंड आउट करते हैं, इनका पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना है बिकॉज टू मच साइंटिफिक। इसका इतना पता होना चाहिए कि कोई अगर कोई ऐसी डिस्कवरी होती है तो हमें ये पता होना चाहिए प्री के हिसाब से वो कहाँ हुई है, सिंगल सेलुलर है कि नहीं, मेंस के हिसाब से उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कि भाई हमें अपने एंसेस्टर्स का स्टडी करेंगे, ह्यूमन ओरिजिन का पता लगेगा, ह्यूमन जीनोम के बारे में पता लगेगा, वो कॉमन सी बातें होती हैं, ठीक है। तो हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए ये हमको मिला कहाँ है। ये हमको मिला है मिड अटलांटिक ओशन में, और वहां पे भी कैंडेलेब्रा हाइड्रोथर्मल वेंट, वहां पे हमको मिला है 3.5 किलोमीटर नीचे, ठीक है। इतना पता होना चाहिए, बस चलेगा काम। देखो, प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे जो लाइफ है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बेसिकली 3 कंपोनेंट है। चलो, अगला आर्टिकल हमारा है सिविल सर्वेंट की ओर के। ये जो लेडी हैं, मिस इनका नाम है पूजा, पूजा खेड़कर। हुआ क्या है, इनका आईएएस में सिलेक्शन हुआ 2022 में, इनका रैंक कुछ 821 कुछ आया था, 821, हाँ। तो इनका क्या हुआ कि ये ओबीसी कैटेगरी से थी और इन्होंने अपना विजुअली इम्पेयर्ड का सर्टिफिकेट बनवा रखा था, लेकिन बाद में पता चला कि इन्होंने झूठे सर्टिफिकेट बनाए हैं। इनको सर्टिफिकेट प्रूफ करने के लिए 6 बार बुलाया गया, ये गई नहीं। ऊपर से
इन्होंने ओडी गाड़ी ले ली, इसके ऊपर महाराष्ट्र शासन लगा रखा है, या मतलब दबंगई टाइप की इन्होंने करी, ऐसा सुनने में आया है। तो उसको लेके ये न्यूज में आई, और अभी तक तो आईएएस बनी भी नहीं है, प्रोबेशन पीरियड में ही है। तो अब इनके ऊपर कमेटी बैठ गई है कि भाई एक बार जरा इनके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करा लो, पता लगे कि झूठा सब कुछ बना हुआ है तो इनको हटाया जा सकता है। तो इसको लेके कि सिविल सर्विसेज को लेके कितना मतलब अनएथिकल एक्ट जायज है, अगर ये सच में पाई गई तो कितनी शर्म की बात है। इन्होंने भी एथिक्स का पेपर लिखा होगा 250 नंबर का, अच्छे मार्क्स लिए होंगे तभी लिस्ट में आई हैं। तो एथिक्स सिर्फ कागजों तक सीमित होकर रह गई है। अगर यूपीएससी जैसी संस्था में भी ऐसा घोटाला हो गया तो फिर भगवान ही मालिक है भाई। ठीक है, तो ये एथिक्स का क्वेश्चन यहां से बनता है कि भाई डिक्लाइनिंग जो हो रहा है तो एथिकल स्टैंडर्ड कैसे होंगे। तो हमें जैसे मेंस के क्वेश्चन आते हैं, प्री मेंस में आया था, आइडेंटिफाई 10 एसेंशियल वैल्यू दैट आर नीडेड टू बी सिविल सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट बनने के लिए इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ठीक है, या ये समझो कि अपराइटनेस ऑफ करेक्टर, या करेज ऑफ कन्विक्शन, ऐसी कुछ क्वालिटीज होती हैं जो ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, तो इस तरह क्वालिटी सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए। जो कल का हमारे एडिटोरियल था, मैं आपको करेक्शन बताता हूँ कि पूरे आर्टिकल में ये कहा गया कि एग्जाम को सेंट्रलाइज लेवल पे प्लान किया गया, उसके लिए एक अलग से एजेंसी बनाई गई जिसका नाम था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए। उसका काम ये था कि पूरे भारत में वो एग्जाम करवाए, कंप्यूटराइज कराए। लेकिन हुआ क्या, जो नीट यूजी का पेपर हुआ, मेडिकल एंट्रेंस, वो लीक हो गया। बिहार से बहुत सारे बच्चों ने टॉप कर लिया, तो उसके बाद सवाल खड़े हो गए। फिर नीट पीजी का पेपर हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस, वो भी इन्होंने डिले कर दिया। जो नीट सॉरी यूजीसी नेट का पेपर था वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो इसको लेके सवाल उठ गए हैं कि भाई क्या ये एजेंसी सेंट्रल लेवल पे पेपर करा पाएंगी। यूपी में बहुत सारे पेपर लीक हुए, तो पिछले 10 साल में 100-150 पेपर लीक हो चुके हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है, क्या सेंट्रलाइज लेवल पर पेपर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक बड़ा खतरा ये भी आ रहा है कि इन एग्जाम के थ्रू मेरिट से बच्चे सिलेक्ट होते हैं, 12th के जो मार्क्स हैं उसको कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। उसकी वजह से क्या करते हैं बच्चे, 10th के बाद ड्रॉप ही कर देते हैं स्कूल को, सीधा नाम चलता रहता है स्कूल में, और कहीं कोटा दिल्ली कहीं अपना तैयारी करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि स्कूल की जो वैल्यूज हैं, स्कूल जो लाइफ की जो इंपॉर्टेंस है वो अंडरमाइन हो जाती है। स्कूल में बच्चे पढ़ते ही नहीं है, तो स्कूल लेवल का जो फाउंडेशन है वो बहुत कम हो रहा है। और स्कूल एक ऐसा फाउंडेशन होता है, जो वैल्यू हम स्कूल में सीखते हैं वो उम्र भर याद रहती है। कोचिंग में तो आपको मैकेनिकल बनाया जाता है, जो अब हो ही नहीं, उसी की प्रैक्टिस कराई जा रही है, एमसीक्यू फॉर्म। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नहीं पता क्या है, लेकिन उसको देख के आंसर निकाल लेंगे, इसका तो यही होगा, इतनी बार कर रखा है। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक्स बताई जा रही है जिनका कोई लॉजिक नहीं, कोई मैथ्स नहीं, शॉर्टकट ट्रिक है जी, यहां से ये करो, यहां से वो करो। अल्टीमेटली एजुकेशन का जो फाउंडेशन है वो हिल गया है। तो ये रिकमेंडेशन दे रहे हैं आर्टिकल में, भाई दोबारा से क्या करो, सेंटर एक फ्रेमवर्क बना देगा, स्टेट क्या करो वहां जाके उसी में इंप्लीमेंट करो, और अपना अपना मेरिट निकालो जो पहले होता था। ठीक है, और सेंट्रल लेवल पे चीजें करना अभी मुश्किल है। तो इस तरह का आर्टिकल आप कमेंट में बता सकते हो कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो पूरा आर्टिकल मैंने आपको बता दिया है, इसमें यही सब बात करी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं अपना अपन अपने मैप की तरफ। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर अपना तिब्बत से निकलती है, वहां इसका नाम होता है सांगपो। जैसे ही इंडिया में एंटर करती है इसका नाम होता है दी हैंग, दी हांग। जैसे इंडिया में घुसी चाइनीज हैंग कर दिया, ठीक है, HANG हैंग। उसके बाद धीरे धीरे ये असम में घुसती है, इसका नाम ब्रह्मपुत्रा होता है। लास्ट में ये गिरते गिरते इसका नाम पद्मा हो जाता है बे ऑफ बंगाल में। तो इसको अपने एटलस में मार्क कर लेना कहाँ कहाँ से ये गुजरती है। इस रिवर के बीच में वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड, मजूली आइलैंड। 100 से ज्यादा गांव रहते हैं वहां पे, वो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, कैलाश रेंज तिब्बत से निकलती है, इसके नाम तिब्बत में इसका नाम है सांगपो, यारलुंग सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश में जमुना। इसके ट्रिब्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट साइड से दिबांग, लोहित, धनसरी, किलोंग, कपिली, दिखू, ये सारी इंपॉर्टेंट है। दिखू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी तो सारी सुपर इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना, दिबांग तो इसकी ट्रिब्यूटरी है, और दिहांग इसी का नाम है। मैंने क्या बताया, दी हैंग, ब्रह्मपुत्रा जैसे एंटर हुई हैंग कर दिया उसको। चाइनीज चीजें हैंग होती हैं। राइट साइड की ट्रिब्यूटरी है कमांग, मानस, रैदक, सुबानसिरी, तिस्ता। तो ये छोड़ सकते हो, ये चार इंपॉर्टेंट है, कामांग, कमेंग, मानस, सुबानसिरी, तिस्ता। इधर ये डिको छोड़ सकते हो, बाकी नहीं छोड़ सकते। लेफ्ट और राइट जरूर याद रखना, बिकॉज क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में कि कौन सी साइड से लेफ्ट से आ रही है कि राइट से आ रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये निकलती है चैमयुंगडोंग ग्लेशियर, सुपर इंपॉर्टेंट, ये नाम याद रखना।
इधर से आई, इधर टर्न लिया, सांगपो, दिबांग, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता। इसकी ट्रिब्यूटरी है लोहित, दिबांग, सुबानसिरी, धनसिरी, कापिली, मानस, तीस्ता, पद्मा, मेघना, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। ठीक है, तो ये ग्लेशियर का नाम याद रखना, चैमयूंगडोंग ग्लेशियर। यहाँ एक नेशनल हाईवे नंबर 2 भी है जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, जो सदिया से लेके धुबरी तक है। जैसे नेशनल वाटरवे 6 है हमारे फेमस, 1 2 3 4 5 6, वो तो आपको एग्जैक्टली याद होने चाहिए। एक 111 है इसमें गोवा में, जुआरी रिवर पर। जुआरी 3 पत्ते खेलते हैं ना, तो 111 ऐसे याद कराया था मैंने, आपको याद रखना। ठीक है, तो इस सारे में और कुछ भी नहीं है, जो मैं आपको बताया वही था। आज के हमारे क्वेश्चन है कि एलिफेंट इज द स्टेट एनिमल ऑफ केरला। ये बात सही है कि गलत है, ट्रू या फॉल्स? डेट के साथ कमेंट कर देना कि भाई ये स्टेट के आंसर है, ये स्टेट का आंसर है। दूसरा, इंडिया में कौन सी लोकेशन पर हमारे पास लिथियम रिजर्व निकल के आए हैं, ये आपको बताना है। नेशनल वाटरवे कौन सी रिवर पर है, ये आपको बताना है। फोर्थ है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग सीजीआई। इंक्लूडिंग वर्ड याद रखना, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग करते ही आंसर बदल जाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कौन से साल में लॉन्च किया गया था, ये आपको बताना था। तो ये पांचों आंसर आप देखना और अच्छे से आंसर करना। रेगुलरली आंसर आप कर ही रहे हो, दैट्स अ ग्रेट थिंग। चलो 18 जुलाई का देखते हैं, मतलब आज का। चलो भाई, इसका शायद इंडेक्स थोड़ा मिसिंग था। न्यूज बता देता हूँ, जो क्यूअर कम्युनिटी है इक्वल राइट्स मांग रही प्रिजन में, जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, तो वो कह रहे हैं कि प्रिजन में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको इक्वल मेडिकल सर्विसेज या स्टिग्मा फेस करना पड़ता है, उसको लेके आर्टिकल आया है। दूसरा है, स्टेट कैन नॉट टिंकर विद शेड्यूल्ड लिस्ट, शेड्यूल कास्ट लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बिहार ने क्या किया कि एक स्पेशल कैटेगरी को शेड्यूल्ड कास्ट का बेनिफिट दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चाचा सुनो, ये सेंटर का काम है, तुम अपने अपने तिरपाल से बाहर मत निकलो। स्टेट को कोई अधिकार नहीं है कि वो शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट को छेड़े, वो प्रेसिडेंट जारी करेगा, वो भी सेंटर की मदद से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है प्रॉपरली। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वुमेन को मिलने वाला, मतलब मिल चुका है, लेकिन 106 अमेंडमेंट हुआ है, तो अभी 2029 के जब, मतलब ये 29 वाला लोकसभा होगी उस टाइम इनको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वुमेन को रिजर्वेशन मिल भी गया है, तो भी उनकी प्रॉब्लम्स, क्यों क्यों उनको रिजर्वेशन देने की नौबत आई, क्या वुमेन की दिक्कत है, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन 14% पार्लियामेंट में इतना कम क्यों है, वो हम देखेंगे। फोर्थ है, इंडिया इज लाइकली टू साइन द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो एक ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है जो कि यूएस लेड है, इंडिया इसको ज्वाइन करने वाला है। जब ज्वाइन करेगा तब देखेंगे, अभी लाइकली टू ज्वाइन है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखेंगे। एक तीजू रिवर है, तीजू रिवर ईस्ट की तरफ बहती है, नागालैंड की सबसे फेमस रिवर है, ये आपको पता होना, इतना पता होगा कि नागालैंड में है बस। ठीक है, टैक्स ड्यूरेशन के ऊपर एक पूरा आर्टिकल आया है कि 14 फाइनेंस कमीशन ने जो पैसा दिया है वो किस तरह से जाता है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी इनकम हाई है, तो वो अपने ही टैक्सेस से काम चला लेते हैं, लेकिन जो स्टेट जिनकी इनकम लो है वो करीबन 60% तक सेंटर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, लास्ट में हमारे 5 क्वेश्चन भी आएंगे। एकेडमी का सिलेक्शन रिजल्ट मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, तो इसको हम स्किप कर लेते हैं। ठीक है, देखो पहला है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये बोला है कि भाई जो प्रिजन वगैरह है वहां पर आप एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करो। एलजीबीटी कौन है? जो ये समझो लेस्बियन हो गई, ठीक है, गे हो गई, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, जिनकी मतलब सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग अलग है, तो उनको लेके समाज में क्या है कि स्टिग्मा है, थू थू करते हैं, उनको स्लैंग देते हैं, उनसे लोग डरते हैं, उनको सर्विस नहीं देते। अब मान लो कोई किन्नर है, कोई हिजड़ा जिसको कहते हैं, तो वो नौकरी करना चाहे तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, स्कूल में जाएगा तो स्कूल में उसको एजुकेशन नहीं मिलेगी, फिर वो क्या करेगा? वो ताली बजा के और ऐसे ही भीख मांगनी पड़ती है उसको। ठीक है, तो हाँ, प्रिजन में भी यही हाल है। कोई मान लो गलती से क्राइम करके प्रिजन में तो आते हैं वो लोग भी, तो वहां उनको प्रॉपर मेडिकल चेकअप नहीं मिलता, या उनको मनाही कर देते हैं, उन पे हंसते हैं। तो भाई देखो, अधिकार सबका बराबर है, एक्सेस टू सर्विसेज, और जो सेंटर वगैरह है वहां उनको बराबर मिलना चाहिए। चैलेंजेस क्या 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 होते हैं भाई? देखो, डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही, बायस ट्रीटमेंट होगा, उनको लीगल अवेयरनेस भी नहीं है, और लीगल उनके लिए प्रॉपर कानून भी नहीं है अलग से। ठीक है, अब मान लो टॉयलेट ही है, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर कहाँ जाएगा भाई? तो उसके लिए थर्ड जेंडर का एक अलग वॉशरूम होना चाहिए हर जगह। ठीक है, ये होना चाहिए। सोशल स्टिग्मा है, लोग उनको जज करते हैं, उनको ना उनकी हंसी उड़ाते हैं। अवेयरनेस सेंसिटिव है ही लोगों में, सेंसिटिविटी है ही नहीं कि भाई इनका भी अधिकार है, ये भी इंसान है, और आज से नहीं है,
हमेशा से हिस्ट्रिकल टाइम से हैं, हेल्थ केयर में है, पैसे इनके पास नहीं होते हैं बेचारे, इनको क्राइम में करना पड़ता है या सेक्सुअल एक्टिविटीज में एंगेज होना पड़ता है। दिक्कत क्या है ये तो हमको पता चल गया। अब वे फॉरवर्ड क्या है, जो दिक्कत है उसी को सोल्यूशन बना दो। कानून नहीं है तो कानून बना दो, सेंसिटिविटी नहीं है लोगों में तो ट्रेनिंग दो, सेंसिटिव बना दो, इंक्लूसिव ले आओ, कम्युनिटी के आउटरीच बढ़ाओ, इनके लिए अलग से कम्युनिटी सेंटर बना दो। हेल्थ केयर में एक्सेस नहीं है तो भाई हेल्थ केयर के एक्सेस दे दो, पब्लिक अवेयरनेस फैला दो। कुल मिला के ये 4-5 पॉइंट है, इसमें आप आराम से इसको लिख सकते हो, कोई मेजर मेजर ये आर्टिकल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बता दिया है। केस क्या हुआ कि जो बिहार है, बिहार ने एक कैटेगरी बनाई एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, और उसको शेड्यूल्ड कास्ट के बेनिफिट दे दिए अपनी मर्जी से ही। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये गलत है, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है, उसको खारिज कर दिया। सुप्रीम शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में अगर भी कोई चेंज होगा तो पार्लियामेंट करेगी, स्टेट के पास अधिकार नहीं है। सिंपल सी बात इतनी है बस। आर्टिकल 341 याद रखना, जिसमें शेड्यूल कास्ट के बारे में बोला गया है, बस इस आर्टिकल में इतना ही है। बाकी तो XYZ है कि भाई शेड्यूल कास्ट क्या है, ये वो है। फिफ्थ शेड्यूल को लेके ऐसे क्वेश्चन आया था। फिफ्थ शेड्यूल में ये बोला गया था कि कौन से बेनिफिट मिलते हैं। तो भाई फिफ्थ शेड्यूल में जो स्टेट आते हैं ना, वहां पर आप शेड्यूल्ड स्टेट आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज, वहां पर ट्राइबल की लैंड आप नॉन ट्राइबल को नहीं दे सकते। सिंपल सा क्वेश्चन था, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा। वुमेन की रिप्रेजेंटेशन को लेके एक अच्छा आर्टिकल आया है, क्रक्स बताता हूं। हुआ क्या कि अभी फिलहाल जो 18वीं लोकसभा चल रही है, इसमें सिर्फ 14% वुमेन है। तो भाई इतनी वुमेन वैसे तो आधी हैं पॉपुलेशन में, यहां 14% क्यों है? तो यहां पर कुछ कारण है। एक तो वुमेन को टिकट ही कम मिलती हैं, कांग्रेस बीजेपी कोई भी पार्टी हो, कम टिकट मिलती हैं। उनको लगता है कि कम जीतेगी, लेस लाइकली टू विन। एक स्टिग्मा अटैच्ड है कि वुमेन। एक दूसरा ये है कि वुमेन घर के काम करती रहती है, बच्चों को पालना, घर संभालना, तुमको टाइम कहाँ मिलेगा? पॉलिटिक्स के लिए तो भाई दिन भर बाहर घूमना पड़ता है, रात भर रैलियां करनी पड़ती, धक्के खाने पड़ते हैं, झगड़े हो जाते हैं। तो बहुत पॉलिटिक्स इतनी सीधी नहीं है। वुमेन बेचारी रात को कहाँ रुकेगी, अपना इज्जत का भी सवाल है, बच्चे घर पे हैं, माता पिता, खाना कौन बनाएगा, ये भी है। और ये है कि ये समझो कि वुमेन को है ना एक डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है घर से, पैट्रियार्की के कारण, वो भी कारण हो सकता है। तो 73rd 74th अमेंडमेंट ने तो पहले ही वुमेन को रिजर्वेशन दे दिया था लोकल पंचायत में। इवन हरियाणा ने तो 50% रिजर्वेशन दे रखा है, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं दे रखा। तो अभी 106 अमेंडमेंट हुआ, 106 अमेंडमेंट हुआ, उसमें एक आ गई वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन दे देंगे। लेकिन उसमें कंडीशन क्या रखी कि जो अभी सेंसस होगा ना, उस सेंसस के बाद जो पहली लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें देंगे। अब सेंसस होगा 2026 के आसपास, तो 2029 में ही इलेक्शन होंगे अब, तो उसमें वुमेन को मिल जाएगा। यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर, यही पूछा गया था कि 18 जो लोकसभा है ये इसी से लागू हो गए हैं, इसके ना प्रोविजन ना, वो एक स्टेट में आपको पकड़नी थी, आपका आंसर सोल्व हो जाना था। तो पूरे आर्टिकल में यही कहा है कि वुमेन को क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं। इनफैक्ट इंडिया एक ऐसा स्टेट है जिसने आजाद होते ही सबको वोटिंग राइट्स दे दिए थे, लेकिन बाकी स्टेट्स ने ऐसा नहीं किया था। ठीक है, यूके ने 28 में दिए, अमेरिका ने 1920 में दिए, जबकि बहुत पहले आजाद हो चुके थे। तो इंडिया बहुत आगे है इन मामलों में। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। सारा जो क्रक्स था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी बात 2029 वाली में आपको बता दिया है। दिक्कतें क्या है भाई? टिकट नहीं मिल पाती, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है, वुमेन के प्रति नोशन है कि वो क्या पता वो हारेगी जीतेगी, टाइम कंज्यूमिंग है, वुमेन पॉलिटिशियन, फैमिली कमिटमेंट्स है भाई। ठीक है, अब्यूज होने के चांसेस ज्यादा हैं, फैमिली पर डिपेंडेंट है, उनके पास खुद के पैसे नहीं है। तो कंक्लूजन यही रहेगा इस आर्टिकल का, भाई एक अच्छा अमेंडमेंट है, एक अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स इंक्लूसिविटी, जेंडर इक्वालिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ऐसे आप खत्म कर दोगे। ज्यादा वुमेन पॉलिटिक्स में आएंगी तो वो वुमेन के इश्यूज को ढंग से समझ पाएंगे, सोल्व कर पाएंगी। एक ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, ये यूएस द्वारा चलाया गया है, इंडिया इज लाइकली टू ज्वाइन इसको। ये क्लीन एनर्जी को लेके है, इंडिया इसको फाइनल करेगी। जब फाइनल करेगी दोबारा से आर्टिकल आएगा, आराम से देखेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना इतना याद रखना, क्लीन एनर्जी को लेके कोई एग्रीमेंट है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, और यूएस लेड है, इंडिया ने भी ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, पेपर में आपने आपने पीवाईक्यू देखे ही थे। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, एक नाम देंगे फ्रेमवर्क का, ये पूछेंगे किसके द्वारा किया गया है, बस इतना पूछेंगे। ठीक है, अभी 101 रिवर नेशनल वाटरवे 101 घोषित कर दिया गया है टीजू जुंकी रिवर पर। टीजू जुंकी कहां पर है? नागालैंड में, इतना ही पता हो। एक तो नागालैंड में है, एक 101 नंबर का इस पे नेशनल वाटरवे है, और तीसरी बात ये ईस्ट की तरफ बहती है। बाकी जो नागालैंड के अंदर 3 रिवर और भी हैं वो वेस्ट की तरफ बहती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा।
बस इसमें इतना ही जानने की चीज है। जैसे एक क्वेश्चन आया 2021 में कि इन चारों में से कौन सी रिवर है जो डायरेक्ट इंडस को ज्वाइन करती है, दैट इज सतलुज। ये बाकी रिवर होती हैं ये पहले ही मतलब सॉरी, कौन सी इंडस को ज्वाइन करती हैं, बाकी रिवर हैं ये आपस में ज्वाइन कर लेती हैं, सबसे लास्ट में सतलुज आके गिरती है। ये आपको पता रहना चाहिए था। आज का जो हमारा एडिटोरियल था इसमें कुछ एक बातें हैं, वैसे तो ये इकोनॉमिकली मोटिवेटेड आर्टिकल है, कुछ बातें इसमें काम की हैं वो आपको मैं डायरेक्टली बताता हूँ। इस आर्टिकल में ये कह रहा है कि भाई कि ना जो हमारा फाइनेंस कमीशन है वो पैसे देता है स्टेट्स को। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में बनता है और वो डिसाइड करता है कितना पैसा देना है। तो फाइनेंस कमीशन ने 42% बोला था, 14 फाइनेंस कमीशन ने। तो वो पैसा कहाँ जाता है, स्टेट्स को जाता है। इसके ऊपर आर्टिकल पहले भी आया था एक हफ्ते पहले, उसमें ये कहा गया था कि सारा पैसा जो जाता है स्टेट्स को यूज नहीं कर रहा है, स्टेट्स को सारा मिल नहीं पा रहा है, बिकॉज सेस और सरचार्ज लगा के यूनियन गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है, या जो पैसा जाता भी है तो वो बाउंडेड जाता है कि इसी स्कीम में यूज करना है। ठीक है, आज ये कह रहे हैं कि जो हाई इनकम स्टेट्स हैं वो 59% अपने खर्चे खुद निकाल लेते हैं, जबकि जो लो इनकम स्टेट्स हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनके पास करीबन 30% ही खुद का है, 70% या 60% तक ये डिपेंडेंट है सेंटर गवर्नमेंट पे। तो अब इसमें जानने लायक ये है कि वो कौन कौन से टैक्स हैं जो सेंटर और स्टेट को मिले हुए हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। देखो, सेंटर के पास इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, सेंट्रल जीएसटी है, कस्टम्स है। स्टेट्स के पास स्टेट जीएसटी, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, एक्साइज ड्यूटी, अल्कोहल, स्टैम्प ड्यूटी, तो इनके पास बहुत कम है। इनके पास मेजर अल्कोहल वाला जो है, इसीलिए आपको पता रहेगा कि अल्कोहल के ऊपर जो टैक्स आता है वो बहुत हैवी आता है। लेकिन इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन तो सबसे मेजर टैक्स है ना, और बचा लोकल लोकल बॉडीज के पास, बेचारे के पास एंटरटेनमेंट टोल, तो कुछ एक टैक्स है। तो ये जो टेबल है ये अच्छे से याद होना चाहिए, कौन से टैक्स स्टेट के पास है, कौन से सेंटर के पास है, कौन से लोकल के पास है, इसमें इतना ही पता होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन पता हो आर्टिकल 280 में है बस। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए था। ये सारा वही है, मतलब जो पॉलिटी में भी है तो इसको रिपीट नहीं करेंगे। आज हमारी पेनिनसुलर रिवर है। पेनिनसुलर रिवर कौन कौन सी हमारे पास, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, तापी, ये 5 रिवर मेजर हैं। थोड़ा थोड़ा मैं आपको वैसे बताता हूं। देखो, जो नर्मदा और तापी रिवर हैं वो दो ऐसी अकेली रिवर हैं जो वेस्ट की तरफ बहती हैं, गुजरात की तरफ जाती है, नर्मदा और तापी। बाकी सारी रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, वो कृष्णा हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, महानदी हो, वो सारी कहाँ गिरेंगी, बे ऑफ बंगाल में। जबकि नर्मदा और तापी वो गिरती हैं अरेबियन सी में। ये आप चीज ध्यान रखना। इन पांचों रिवर का ओरिजिन हमें पता होना चाहिए, इनकी ट्रिब्यूटरीज के नाम हमें पता होने चाहिए, बस इनके ऊपर कोई मेजर डैम है तो पता होना चाहिए। देखो, ये मैंने बता दिया, नर्मदा तापी वाला तो बता दिया आपको। ठीक है, नर्मदा रिवर जो है कहां से निकलती है, अमरकंटक हिल से। अमरकंटक हिल से 3 रिवर निकलती है, नर्मदा गई वेस्ट को, सोन रिवर गई ऊपर को, और ईस्ट को गई महानदी, ये 3 रिवर निकलती हैं। ठीक है, चलो भाई ये हो गया। तापी रिवर है, तापी रिवर कहां से निकलती है, सतपुरा रेंज से मध्य प्रदेश में, और ये जाती है वेस्ट को, तापी तापी रिवर। गोदावरी रिवर है, गोदावरी को हम साउथ गंगा भी बोलते हैं, सबसे सेकंड सबसे बड़ी वो है रिवर है, साउथ इंडिया की है, दक्षिण गंगा बोलते हैं। ठीक है, ये कहां से निकलती है, त्रिम्बकेश्वर, ये लिख लेना अपने एटलस में, लिख लेना। एटलस में इनका ओरिजिन तो एटलीस्ट लिख लेना, पेपर में आता ही है। नासिक के पास है त्रिम्बकेश्वर, यहाँ आई थिंक ज्योतिर्लिंगम भी है। जो कृष्णा रिवर है ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है, महानदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और तुंगभद्रा इसकी सबसे बड़ी रिवर है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, दूध गंगा, कोयना, भीमा, मालप्रभा, डिंडी, घटप्रभा, वरना और मूसी। मूसी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद जो शहर है हमारा वो मूसी रिवर पे बसा हुआ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कावेरी, कावेरी को भी हम दक्षिण गंगा की दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। महानदी गोदावरी को भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ साइज बड़ा है, लेकिन यहां बोलते हैं बिकॉज इसका कल्चरल वैल्यू ज्यादा है, दोनों याद रखना, पेपर में एक ही आती है। ये निकलती है ताल कावेरी से। कावेरी को लेके काफी डिस्प्यूट है, जैसे पुडुचेरी, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में। ठीक है, तो कावेरी बहुत खतरनाक हालत से गुजर रही है, इसके लिए सदगुरु ने एक मूवमेंट चला रखा है, कालिंग कावेरी, सूखती जा रही है बेचारी ना, का ध्यान नहीं रखा जा रहा, इसके आसपास के जो इकोसिस्टम वो डिस्ट्रॉय हो गया। महानदी है, महानदी के ऊपर सबसे बड़ा डैम है इंडिया का, हीराकुद डैम, ये आप ध्यान रखना, उड़ीसा में ये है। आज के हमारे 5 क्वेश्चन है, कृष्णा रिवर की 5 ट्रिब्यूटरी बतानी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा रिवर का ओरिजिन भी बताना। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एम्स टू प्रोवाइड 1/3 रिजर्वेशन टू वुमेन इन पार्लियामेंट। कौन सा संविधानिक संशोधन महिला को
1/3 रिजर्वेशन दिलाना चाहता है, कौन से नंबर का अमेंडमेंट है? फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है, आपको ये बताना है, थर्ड नंबर का। इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डैम कौन सा है, कौन सी रिवर पे, आपको ये बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है, उन 3 रिवर के नाम बताने हैं जो वेस्ट की तरफ बहती है, मतलब अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। तो ये आज का पेपर था। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़ा-थोड़ा डेली-डेली करते रहिए और थोड़ा-थोड़ा मिलके लास्ट में बहुत हो जाता है। और आप याद करोगे एक दिन पेपर में, यहीं से पेपर आते हैं, कोई इंग्लैंड से तो बन के आते नहीं है। यही स्मॉल-स्मॉल चीज़ें हैं जो गलत होने पे आप अंदर या बाहर होते हो लिस्ट के। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना।